हाय क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आज जो है हम डिज़ाइन थिंकिंग प्रीमियर जो आपका ऑनर्स कोर्स है उसका वीक वन का जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करने वाले हैं। बट इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा करने वाली हूँ इन दी सेंस कि मैं सिर्फ आपके साथ सॉल्यूशंस ही नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपके साथ जितनी भी वीडियोस है उनका जो क्रक्स होता है ना शॉर्ट में वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लाइक इस वाले में आपके 21 वीडियोस अप्रॉक्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट वीक का क्रक्स आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता होगा कि वो है क्या, और या अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट का, तो जैसे आपको पता ही है वीक वन की आपकी ये वाली असाइनमेंट आ रखी है, आप कोर्स पे ओपन करते हो। तो वीक वन के आपके पास एक तो क्विज आ रखा है, और एक आपके पास प्रैक्टिस वीक वन आ रखी है जो कि नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है। बट आई विल सुजेस्ट यू कि आप दोनों की दोनों ही करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप अच्छे से पढ़ो। तो पहले लेकिन मैं आपको क्विज करवाने वाली हूँ, बिकॉज वो आपकी ग्रेडिंग है। उसके बाद मैं आपको ये भी करवा दूंगी इसी वीडियो में। ठीक है। तो असाइनमेंट एक्चुअली आपकी ये है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाते जानी हूँ दो तीन, और दो तीन टॉपिक्स करने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि आपको भैया आता है या नहीं आता, या आपको कोर्स समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ज्यादा बड़ा है नहीं, बस आराम से आप देखते रहिएगा। सबसे पहला जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो वो आता है फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अब आप कहोगे डिजाइन थिंकिंग तो बता ही नहीं रही हो, सीधा ही फेजेस पे आ गई हो। देखो डिजाइन थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप कुछ किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, अ, किसी डिजाइन को बना रहे हो और बहुत सोच के बना रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी डिजाइन थिंकिंग है। अभी इस पे हम बहुत बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी स्टेजेस पे बात कर लेती हूँ। जैसे मान लो आपको कोई गेम डेवलप करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोचो। आपको डिज़ाइन करना है और थिंक करके डिज़ाइन करना है। तो अगर मैं कहूँ डिज़ाइन थिंकिंग अपनी गेम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एक गेम बनाना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, आप देखोगे कि जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आप वो गेम बना रहे हो, आप देखोगे उनको अच्छा क्या लगता है। आप उनसे बातचीत करोगे, यानी आप उनके साथ क्या करोगे? एम्फैसाइज़ करोगे। तो जो पहली स्टेज होती है आपकी डिज़ाइन थिंकिंग की, वो कौन-सी होती है? एम्फैसाइज़। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे। तो ये जो आपके ना 4 स्टेप्स हैं, एम्फसाइज, एनालाइज, सॉल्विंग एंड टेस्टिंग। तो इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पहले आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप डिजाइन थिंकिंग करते हो, डिजाइन थिंकिंग क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस देनी है, और उसको बड़ा अच्छे से सोच के उसकी डिजाइनिंग करनी है सोच के। तो सबसे पहले अगर आप तो डिजाइन थिंकिंग के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो हमेशा ही। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप हमेशा उस पर्सन के शूज में जाके देखते हो। जैसे अगर आप बच्चे के लिए गेम बनाना चाह रहे हो, तो पहले आप देखोगे भैया उस बच्चे को पसंद क्या है, आप उससे बातचीत करोगे, ठीक है? उसके बाद जब आपने उनसे देखा, उनसे बात करा, तो अब आप उनको समझोगे, और आपको ये पता चलेगा कि वो चाहते क्या है। यानी आप क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे, जो आपने देखा, जो आपने सुना, यानी जो भी उन्होंने आपसे कहा था, जो आपने ऑब्जर्व किया था, उस ऑब्जर्वेशन से अब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइज। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेज है आपकी। तीसरी में क्या होता है, अब आपको समझ तो आ गया। ठीक है? अब आप क्या करोगे? क्रिएटिव फेज़, यानी अब आप उसको बनाना शुरू करोगे, आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है? यानी अगर आपको गेम बनानी है, तो यहाँ पे आप गेम की डिज़ाइनिंग करोगे, ठीक है? तो सॉल्व मतलब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, यानी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। तो जैसे अगर हमने गेम का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो गेम के केस में हम क्या कर रहे हैं? उस गेम को डेवलप कर रहे हैं। और जब वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, तो अब आप उसको टेस्ट करोगे, यानी आप फीडबैक लोगे। आप ये जानना चाहोगे कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया, क्या वो उस टारगेट ऑडियंस को पसंद आया या नहीं आया? क्या वो उससे सैटिस्फाइड है या नहीं है? ठीक है? तो यानी आप उससे क्या लेने वाले हो? उसका एक फीडबैक लेने वाले हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं, यानी उसके बाद वो चीज़ टेस्ट होगी। अब देखो टेस्ट होने के बाद क्या होगा? क्योंकि फीडबैक मिलेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है उसको पहली बारी में आपको चीज़ पसंद आ जाए। हो सकता है कि वो कहे नहीं, नहीं मेरे को इसमें अब ये चीज़ नहीं, ये चाहिए, इसमें आप थोड़ा-सा ये चेंज कर दो, आप इसका ग्राफिक्स चेंज कर दो, आप इसका कुछ ये ऐसा वो आपको भी सिनेरियो दे सकता है कि इसके बाद ये चीज़ आए, है ना? वो क तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो, फिर इस फ़ेज़ को कंटिन्यू करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जब तक आपका जो कस्टमर है वो सैटिस्फाई नहीं होता। तो ये फ़ेज़ेज़ आपके नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ये आपकी डिज़ाइन थिंकिंग थी, और उसका शॉर्ट में फ़ेज़ेज़ क्या होते हैं वो थे। तो एम्फसाइज़ मतलब देखना, ऑब्ज़र्व करना, एनालिसिस का मतलब उनको समझना, सॉल्व का मतलब डेवलप करना, टेस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो कस्टमर को देना और उससे फीडबैक लेना। एक बार ये साइकिल हो जाएगी, तो उसके बाद ये एन नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है? तो अब आप कहोगे ये सब आया कहाँ से? तो देखो, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है? पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, उसका नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस, ओके?
उसका मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने ये प्रूव किया था कि यूनिवर्स में अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है। इनिशियली क्या माना जाता था मेडिवल टाइम में कि अर्थ जो है ना वो सेंटर है, लेकिन इसने ये प्रूव किया था कि नहीं भैया, अर्थ सेंटर नहीं है, वो सन है, ठीक है, सोलर सिस्टम में, जो कि क्या है आपका सेंटर है। ठीक है, तो डिजाइन थिंकिंग में ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो कोपरनिकस जो है उसको हम मानते हैं कि उसने एक बेस सेट किया था। उसने क्या बोला था, अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर में है। उसने ये चीज़ बोली है, ठीक है? बट इन डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर क्या करते हैं, हम उसका अपोज़िट करते हैं जो कोपरनिकस ने बोला। हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द सेंटर बैक ऑन अस, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज़ ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन। यानी शॉर्ट में वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो डिजाइन थिंकिंग ये बोल रहा है कि ह्यूमन जो है ना वो सेंटर पे है। उसने क्या बोला, अर्थ सेंटर पे नहीं है। देखो, रहते आप अर्थ पे हो, लेकिन आपने अर्थ को सेंटर ना बोल के सन को सेंटर में बोला। लेकिन इस डिजाइन थिंकिंग के अंदर क्या बोलेंगे कि देखो, हर एक चीज तो मेरे अकॉर्डिंग बननी है ना, क्योंकि यूज मैंने उस प्रोडक्ट को करना है, सर्विस को मैंने यूज करना है। इसीलिए डिजाइन थिंकिंग क्या बोलती है कि हम जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जब भी हम कोई चीज बनाएंगे, कोई डिजाइनिंग करेंगे, तो हम किसको सेंटर में रखेंगे, ह्यूमन को सेंटर में रखने वाले हैं, और उसको देखकर हम किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने वाले हैं। मतलब प्रोडक्ट सेंटर पे नहीं है आपका, ह्यूमन सेंटर पे है। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो व्हेन वी सो वेयर वी स्टार्ट इज द ह्यूमन, एंड ह्यूमन इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन हेल्प दिस पर्सन। तो डिजाइन थिंकिंग के अंदर होता है क्या है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट को ऐसे बनाने वाले हैं, ये सोच के बनाने वाले हैं कि वो जो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है? उसके बाद क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग आपका 4 स्टेप्स में मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो सेम चीज़ थोड़ा डिटेल्ड में है। कई बारी क्या होता है, थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी-सी लैंग्वेज रखी है, नहीं तो समझाने के लिए तो वही था जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। डिज़ाइन थिंकिंग क्या है आपका 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वी स्टार्ट विद ह्यूमन, हम ह्यूमन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो पीपल अंडरस्टैंडिंग पीपल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप। यानी हर जैसे अगर मैंने डिजाइन करना है, मैंने किसी पर्सन के लिए डिजाइन करना है, तो मुझे उस ह्यूमन को समझना पड़ेगा। सो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन, जो पीपल अंडरस्टैंडिंग पीपल, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं जिसके लिए डिजाइन कर रही हूँ मैं उसको समझूं, तो ये मेरा पहला स्टेप रहेगा। एंड हाउ डू आई फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पर्सन, नॉट इन माई सेल्फ बट इन सम अदर ह्यूमन बीइंग, इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्पथी। तो मैं उसकी बात को कैसे समझूं। देखो, जैसे मेरे को से मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे पंजाबी खाना पसंद है। अब मान लो कोई साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, सदर्न इंडिया को, राइट? तो उसको जो है उस टाइप का खाना पसंद होगा। अगर मेरे को उसके लिए कुछ बनाना है उस पर्सन के लिए, ठीक है? तो मेरे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ना। अगर मैं अपने हिसाब से मसाले डाल के सारा खाना बनाऊँगी, तो वो उसको थोड़ी ना पसंद आएगा। ठीक है? तो मतलब अगर मैं कुछ डिज़ाइन थिंकिंग कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं जिस पर्सन के लिए बना रही हूँ, मैं उस पर्सन को समझूँ। ठीक है? तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? एम्पैथी के थ्रू होगा। मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो नीड्स है, मेरा जो वांट्स है, अब यहाँ पे वो मैटर नहीं करती। वहाँ पे कौन मैटर करेगा? वो पर्सन जिसको मैं हेल्प करना चाह रही हूँ, या जिसके लिए मैं वो पर्टिकुलर चीज़ बनाना चाह रही हूँ, ठीक है? वन्स यू नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, अब एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार आपने एम्पैथाइज़ कर लिया, आपने समझ लिया कि दूसरा पर्सन किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो you find out, figure it out, you empathize, you feel it, you understand it, then do not stop there but go into the depth of it and find out why is it that somebody is going through this experience, can I help। तो यानी जब आपको उसकी प्रॉब्लम समझ, जब आप उसके शू में गए, आपको समझ में आना शुरू हुआ, तो अब आप ये नहीं कहोगे, फिर अब आप क्या करोगे, आप इन डेप्थ में जाओगे और देखोगे कि वो इस एक्सपीरियंस से जो चल रहा है, तो क्या मैं किसी तरीके से उसकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम एनालिसिस बनेगा, ठीक है? यानी अब क्या है, आप प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना शुरू करोगे, फिगर आउट करना शुरू करोगे। तो एनालिसिस स्टेज में हम एक्चुअली फिगर आउट करते हैं कि क्या हो रहा है अंडरनीथ, व्हाई इज़ द कस्टमर गोइंग थ्रू दिस, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक्चुअली में देखते हैं कि भैया ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। देन आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या बोलती है आपकी, सॉल्व, ठीक है? तो व्हिच इज नाउ दैट वी फिगर्ड आउट, हमने पता तो कर लिया था प्रॉब्लम है क्या, तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको फिक्स करेंगे।
ठीक है? यानी अगर कोई डेवलप करेंगे किसी चीज़ को, तो वी हैव टू थिंक वेज़ टू मिटिगेट इट, रिड्यूस इट। मिटिगेट मतलब उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना। अब उस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हम उसके तरीके ढूँढेंगे। तो यानी हम कुछ क्रिएट करेंगे, जिससे क्या हो सकता है, इट कुड बी कोई न्यू स्टफ भी आप बना सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग स्टफ को ले सकते हो और कुछ डिफरेंट सी चीज बना सकते हो, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो सके, वो सॉल्व हो सके। ठीक है? और लास्ट जो स्टेज होती है वो टेस्टिंग होती है। तो इज टू पुट ऑल टुगेदर, मेक अ टाइट पैकेज ऑफ इट एंड कॉल इट अ कॉन्सेप्ट, मेक इट अ कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव इट। ठीक है? और बट एक्चुअली आप बेसिकली आप करने क्या वाले हो, आप उस चीज को टेस्ट करने वाले हो। ठीक है? तो ये मेथोडोलॉजी होती है और ये 4 चीज़ें आपकी बार-बार कंटिन्यूएशन में रहती है। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग? तो डिज़ाइन थिंकिंग में बुद्धा, ह्यूमन आइडियाज़ या प्रॉफिट? मैंने बोला ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, ह्यूमन सेंटर पे है, बंदे को समझना है हमने। अरेंज 4 स्टेप्स। अब नेक्स्ट है 4 स्टेप्स को आपने ऑर्डर में रखना है। तो पहला एम्पैथाइज़, एम्पैथाइज़ करने के बाद एनालाइज़, एनालाइज़ करने के बाद सॉल्व एंड नेक्स्ट इज़ टेस्ट। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आता है आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड का तो हमने क्वेश्चन करा नहीं है, तो अभी हम वापस चलते हैं, अभी हमारा उतना टॉपिक नहीं हुआ। तो यहाँ पे आर्नोल्ड से आर्नोल्ड देखो, अब यहाँ पे आप देखना केस स्टडी करते हैं हम, जिस जो है आपकी आर्क ट्रस ट्रस की 4 बाय जॉन ई आर्नल्ड। तो जॉन ई आर्नल्ड ने एक केस स्टडी करी है जिसका नाम क्या है, आर्कट्रस 4। तो जॉन प्रोफेसर आर्नल्ड जो था वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, आपकी एमआईटी की, यूनाइटेड स्टेट्स में। वो प्रोफेसर था और कंसल्टेंट था टू कंपनीज। वो प्रोफेसर भी था और कंसल्टेंट भी था। तो ही टॉट दिस कोर्स कॉल्ड क्रिएटिव इंजीनियरिंग। तो उसने एक क्रिएटिव इंजीनियरिंग नाम का कोर्स पढ़ाया था, वेयर ही इंट्रोड्यूस द होल आइडिया ऑफ द फैक्ट, जहां उसने ये इंट्रोड्यूस किया आइडिया दैट क्रिएटिविटी कुड एक्चुअली बी अ क्लासरूम सेशन। उसने क्या आइडिया प्रपोज किया, उसने एक आइडिया दिया कि जो क्रिएटिविटी है वो एक क्लासरूम सेशन, यानी क्लासरूम के अंदर भी आप क्रिएटिव हो सकते हो। ठीक है? एक इनसाइड द क्लासरूम पे भी है। एक्चुअली क्या था, प्रायर प्रायर इससे पहले लोग यही सोचते थे कि ये गिफ्टेड इंडिविजुअल्स के लिए है क्रिएटिविटी। ठीक है? इट इज़ फॉर पीपल हू आर फज़ी हेयर, ज या फिर जो डार्क को कोने में बैठे रहते हैं लैब्स के और प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, सिर्फ़ वही लोग प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन इसने बोला था नहीं, आप क्लासरूम में बैठ के भी किसी को क्रिएटिव कर सकते हो। तो उसने ये थ्योरी प्रपोज़ की है, तो अभी हम देखेंगे उसने क्या बोला है। तो जॉन आर्नल्ड अप्रोच जो थी वाज़ टू टेक द स्टूडेंट्स ऑफ दिस होल बीटन पाथ ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट देमसेल्फ एंड देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, बट आल्सो थिंकिंग अबाउट समवन हू आर फार कनेक्टेड। तो उसकी थ्योरी जो थी वो ये बोलता था, क्रिएटिविटी किस ढंग से थी, उसने कहा था सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो और जो लोग दूर है उनके बारे में भी सोचो। तो इसकी केस स्टडी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, जो आपका आर्कट्रस है ना वो एक स्टार है। अब ये सारा ना इमेजिनेशन है, अब आगे जितनी भी केस स्टडी पढ़ोगे तो चलो पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन आर्नल्ड, व्हाट कैन बी टॉट इन क्लासरूम? तो क्लासरूम में आप क्या पढ़ा सकते हो? क्रिएटिविटी। ठीक है? डिजाइन थिंकिंग मत लिख देना, इट इज क्रिएटिविटी जो क्लासरूम में बन सकती है। व्हाई डिड प्रोफेसर, अच्छा, अब अ, जो ये केस स्टडी है ना, इस केस स्टडी में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जितना भी कुछ आप पढ़ोगे ये सब फिक्शियस है, ये कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो बस ये कहना चाह रहा था कि मैं क्लास में बैठे-बैठे तुम्हें कहीं भी भेज सकता हूँ और तुम वहाँ जाने के बाद उन लोगों के बारे में सोच के, मतलब इसका कॉन्सेप्ट बस ये था कि जब तुम उस दूर की जगह पे भी चले जाओगे ना, तुमको मैंने पहाड़ों पे भेज दिया, तुमको मैंने किसी और कॉन्टिनेंट पे भेज दिया, किसी और कॉन्स्टेलेशन में भेज दिया है ना? किसी और प्लैनेट पे भेज दिया है। वहाँ जाके अगर मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछूँ, तो तुम मुझे उसके बारे में बता पाओ। तुम उसके बारे में सोच के, उस प्लैनेट के बारे में सोच के, इस कॉन्स्टेलेशन के बारे में सोच के तुम वैसा सा कुछ डेवलप करो। ठीक है? उस कंडीशंस को सोच के तुम कुछ बनाओ। तो ये बस ये बोल रहा है पूरी इसमें। तो ये सारा फिक्शियस है, ये कुछ ओरिजिनल में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, आपने जो केस स्टडी यहाँ पे, अब मैंने आपको बोला था ना, एक आर्कट्रस IV है और एक आर्नल्ड है। तो आर्नल्ड ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। तो ये उसने बोला कि एक स्टार है इन अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड बूटीज। तो बूटीज उसने एक कॉन्स्टिलेशन बोला, उसका एक स्टार बोला उसने आर्कट्रस। दिस ये स्टार उसने बोला कि मान लो अर्थ से ना 33 लाइट ईयर्स अवे है। एक्चुअल में ये है नहीं, बट वो मान के चल रहा है कि मान लो ये 33 लाइट ईयर्स जो है वो अर्थ से दूर है। तो अगर मान लो हम एक सिग्नल आज भेजते हैं अर्थ से, तो 33 ईयर्स लेटर पहुंचेगा। अब उसने बोला कि एक प्लैनेट मान लो, फोर्थ प्लैनेट मान लो उसके सन से, जिसका नाम होगा आर्कट्रस। तभी इसको आर्कट्रस 4 बोल रहा है वो।
यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 इसीलिए रोमन सिंबल जो लगा हुआ है वो इसी वजह से है कि वो 4th प्लैनेट वो मान के चल रहा है। ठीक है, तो उसने बोला एक प्लैनेट मान लो सन से 8 + 4 है। उसने बोला कि अब एज्यूम कर लो कि वहाँ पे एक स्मॉल सिविलाइजेशन रहती है। अब वो जो स्मॉल सिविलाइजेशन रहती है, इसने बोला एज्यूम करो उसकी 3 फिंगर्स है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी 3 फिंगर्स है, जैसे हमारी 5 है तो उनकी 3 है। उनकी 3 आईज़ है। ठीक है? और जो थर्ड आई है उससे वो एक्स-रे भी देख सकता है। ये भी बात इसने बोली थी कि उनसे ना एक्स-रेज़ जो होती है ना वो भी दिख सकती थी आप। ठीक है? फिर उसने बोला था जो एटमॉस्फेयर है, अब जैसे हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब है, तो इसने बोला कि उनके यहाँ पे मीथेन मिलती है। इनका जो है एटमॉस्फेयर वो मीथेन रिच है, तो इसीलिए इन एलियंस को हम मिथेनियंस भी बोलते हैं, ये मिथेनियंस भी बोलते हैं। एवरेज टेम्परेचर उसने बोल दिया कि वहाँ का माइनस फिफ समर में -50 डिग्री सेल्सियस है और अगर विंटर है तो -110 डिग्री सेल्सियस है। वो उसने उनके टेम्परेचर बनाए। ग्रेविटी उसने बोल दी 11 टाइम्स है अर्थ से। तो यानी अगर आप सो इफ यू वर टू जंप बी एबल टू जंप से 11 मीटर हियर द पर्सन विल बी एबल टू यानी अगर ग्रेविटी 11 टाइम्स ज्यादा है तो अगर तुम यहाँ 11 मीटर्स अर्थ पे जंप कर रहे हो तो वहां पे तुम सिर्फ 1 मीटर जंप कर पाओगे, तो इतना डिफरेंस है ग्रेविटी में। यहाँ का 11 मीटर और वहां का 1 मीटर बराबर है क्योंकि ग्रेविटी में वहां की ग्रेविटी 11 टाइम्स ज्यादा है अर्थ से। इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, अगर हम इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की बात करें तो वो लोअर था, इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। तो उसने ये भी बोला कि वहां पे जो कंसल्टेंट्स थे जो वहां गए थे उन्होंने फाइंड किया कि जो स्कूटर्स हैं वो बहुत कम लोगों के पास थे। ठीक है, और उनके जो फ्रूट है ना वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। ठीक है? उनके जो फ्रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। हमारे फ्रूट्स अंडरग्राउंड तो ग्रो नहीं करते, हमारे तो ट्री के ऊपर होते हैं ना फ्रूट्स। तो इनके फ्रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो उसने केस स्टडी में लोगों को बच्चों को समझाया कि तुम ये चीजें एज्यूम करो। तो यहीं से उसने उनकी क्रिएटिविटी बना दी। अब प्रोफेसर आर्नल्ड ने क्या किया डिड ड्यूरिंग दिस केस स्टडी, और अब ये केस स्टडी हुई क्यों थी, ताकि बच्चे जो है ना वो अपने बारे में नहीं बट वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट सेटअप में जो है ना थोड़ा सा चेंज हो सके, उनके बारे में सोच सके। तो यही आपका डिजाइन थिंकिंग है, जो क्या करता है इज टू लिफ्ट यू ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर कंफर्टेबल, आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालता है, where your assumptions are valid to places where it is not valid, to an age group, to a different culture। ठीक है, जैसे मान लो आपके लिए जो चीजें जेन्युइन है ना, हो सकता है कि जिसके लिए आप सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हो वो उस पर्सन के लिए जेन्युइन ना हो, तो वो जो गैप फिल करना है ना वो डिजाइन थिंकिंग है। ये बेसिकली बोलता क्या है डिजाइन थिंकिंग में कि आप किसी एक्स वाई जेड पर्सन की हेल्प करना चाहते हो, उसके लिए कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी चीजों को, अपनी थ्योरीज को राइट ना मान के आप उसकी सिचुएशन देखो, उसके एनवायरनमेंट में खुद को फिट करो, उसके कल्चर में फिट करो और फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस करो जो एक्चुअल में उसके काम आएगा। तो यही चीज़ उसने करी थी जब उसने उनको वहाँ पर भेज दिया था। तो उसने अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला था कि भैया तुम वहाँ की कुछ ट्रांसपोर्टेशन या ये सब बताओ। तो उसके एक स्टूडेंट ने एगो मोबाइल बनाया था। ठीक है? उसके स्टूडेंट ने क्या किया था, एगो मोबाइल बनाया था जो एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन था मिथेनियंस के लिए। ठीक है? तो ये अपैरेंटली बहुत पॉपुलर था और ये मीडिया में बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ हुआ था, ठीक है? तो यू कैन सी एग लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग आर्म्स है, फिज़िक उनकी डिफरेंट थी, ठीक है? तो हमको वो टेरेनियंस बोलते थे, हम जो लैंड पे रहते थे उनके लिए हम टेरेनियंस थे। तो इससे बेसिकली हुआ क्या था, बच्चे जो थे ना वो क्रिएटिव हो रहे थे, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे। तो अर्थ पीपल दे गो देयर एंड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस आउट देयर। उसने जो एमआईटी वाले थे वहां पर गए थे और उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी 1000 years इन दी फ्यूचर। तो ये नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट होगी, तो उससे पहले अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाई डिड प्रोफेसर आर्नल्ड जो है उन्होंने आर्टरस 4 केस स्टडी क्यों ओपन करी थी? तो his students could emphasize with people who are different from themselves. His student could build anything. His students could learn from alien creature, and his students could analyze intergalactic travel. आई थिंक आपको सिंपल समझ ही आ रहा है वो क्यों इस थ्योरी को लाया था, ताकि जो लोग हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्पथाइज कर सके
है ना? वो मैच कर सके अपनी एनर्जी स्किन के साथ उन लोगों के साथ जो उनसे थोड़े से अलग है, ठीक है? प्रोफेसर जो बाला है, ही हैज़ लिंक्ड द 4 फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग विद अच्छा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे बेस्ड है आपका, अब उस पे करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाजा केव्स। भाजा केव्स में क्या है? दिस इज अबाउट 60 टू 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। पुणे से 60-70 किलोमीटर दूर है भाजा केव्स है। एंड 2200 ईयर ओल्ड केव्स है। अबाउट 20 ऑड केव्स है। प्रेयर पर्पस के लिए यूज होते हैं, मेडिटेशन के लिए यूज होते हैं, और यहाँ पे मॉन्क्स जो है वो अपने क्वार्टर्स में रहते हैं। पीपल जिन्होंने बनाया है, पीपल हैड डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम इनटू प्रेइंग लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने अटेन किया था अपना एनलाइटमेंट आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन। लॉर्ड बुद्धा ने 49 डेज मेडिटेशन किया था और वो इनलाइटन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, सारनाथ के अंदर 5 स्टूडेंट्स जो थे उनको एक डिस्क्लोजर दिया था, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स। उसको हम क्या बोलते हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स। तो जब लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट हुई 49 डेज ऑफ मेडिटेशन के अंदर सारनाथ में, उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट्स को डिस्कोर्स दिया, और उसको डिस्कोर्स होता है ज्ञान दिया। तो वो जो ज्ञान उन्होंने दिया वो 4 तरीकों से दिया, 4 फेजेस में दिया, और उनको हम बोलते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स। तो अभी हम ऐसे पढ़ेंगे, बट मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो यहाँ पे वो यही बोला कि प्रोफेसर बाला हैज लिंक्ड द 4 phases of design thinking with which ancient philosophy। तो वो कौन सा है? 4 नोबल ट्रूथ्स है। ना ही थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी, ना ही कोई क्रिएटिविटी के 4 लॉज है, और ना ही कोई 4 थिंकिंग हैट्स है, ठीक है? तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये 4 नोबल ट्रूथ्स है क्या। देखो, फर्स्ट नोबल ट्रूथ क्या है? उसको हम दुख बोलते हैं या सफरिंग बोलते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग सफरिंग तो है वर्ल्ड में। उसने बोला था अपनी उस सफरिंग को एक्नॉलेज करो। नाउ इट मे सीम लाइक अ डिप्रेसिंग प्लेस टू स्टार्ट, लेकिन बुद्धा ने कहा कि सफरिंग जो है वो कुड बी बिकॉज ऑफ, सफरिंग क्यों हो सकती है? किसी की डेथ, किसी का बर्थ, किसी की एजिंग, किसी की डिसीज, किसी को मटेरियल पोजेशन से प्यार होता है, ठीक है, या किसी को आप खो देते हैं जो आपको पसंद होता है। तो ये सारे रीजन आपके सफरिंग के होते हैं। वो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, ही वॉज मेयरली सजेस्टिंग यू कि आप अपनी उस सफरिंग से ना अवेयर हो, और ये समझे कि वो हैप्पीनेस के ही दूसरी साइड है, ठीक है? तो वो बोल रहा था कि हैप्पीनेस और सफरिंग एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं, और तो उसको उसने क्या बोला कि वो दुख है। तो ये नॉर्मल फर्स्ट नोबल ट्रूथ है कि भैया दुख तो रहेगा, और सुख होगा तो दुख भी होगा। सेकंड नोबल ट्रूथ उसने क्या उन्होंने क्या बोला? वो है समुदाय, या फिर फाइंडिंग आउट द रूट कॉज। कि रूट कॉज है क्या? देखो, दुख तो हो सकता है। उसने बोला कि आप समझो कि ये सारी चीजें दुख का रीजन हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया समझो कि तुमको दुख क्यों है, कौन से वाला तुम्हारा रूट कॉज क्या है। सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती, कोई एक ही होगा जो मेन रीजन होगा दुख का। तो अब उसका फाइंड आउट करो कि भैया रूट कॉज क्या है। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द सोर्स ऑफ सफरिंग? यू कैन मेडिटेट अबाउट इट, मेडिटेशन करो, एक्सपर्ट से बात करो, किसी कम्युनिटी से बात करो, फैमिली सपोर्ट लो, और समझो कि तुम किस चीज के थ्रू जा रहे हो। तो यही आपका समुदाय है कि भैया लोगों से बात करके अपने रूट कॉज को जानो कि तुम क्यों परेशान हो। थर्ड जो था वो आपका निरोधा है। निरोधा या सेसेशन बोलते हैं, पुट एन एंड टू द सफरिंग। तो उस सफरिंग को आप खत्म करिए। दिस इज वंस यू फाइंड आउट द रूट कॉज। तो जब तुमको रूट कॉज पता चल जाएगा, तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा। जब कॉज पता है तो तुम उसको खत्म कर सकते हो, एंड कर सकते हो। तो मिटिगेशन, रिड्यूस इट, वो सब है। फोर्थ है आपका मार्क। जब आपने उस रूट कॉज को खत्म कर दिया है, तो यू सेट योरसेल्फ अ पास बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन, इट इज टू मिटिगेट द सफरिंग। अब जब तुमने उसको खत्म कर दिया, तो अब तुम अपने लिए क्या करोगे? एक मार्ग सेट करोगे, पाथ सेट करोगे, जिससे तुम क्या है उन सारे दुखों से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, और लिबरेशन में आ जाओगे, यानी निर्वाणा में आ जाओगे, ठीक है? तो ये आपके 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। पहला दुःख है, यानी एक्नॉलेज करो अपनी प्रॉब्लम्स को। समुदाय, रूट कॉज निकालो। निरोधा यानी एंड करो। और मार्ग, अब अपने लिए एक पाथ निकालो जिसके अंदर वो सफरिंग ही हमेशा के लिए खत्म हो, वो दोबारा वापस ही ना आए। तो अब क्वेश्चन आएगा कि आपको ये सब हमने क्यों पढ़ाया? तो ये हमने इसलिए बताया कि भैया डिजाइन थिंकिंग और आपकी जो नोबल ट्रूथ्स है उसके अंदर इंटर रिलेशन है। डिजाइन थिंकिंग के भी 4
फेजेस है, नोबल ट्रूथ के भी 4 फेजेस है, और अगर आप ढंग से समझो तो वो चारों सेम ही है। क्योंकि डिजाइन थिंकिंग का पहला फेज बोलता है एम्पैथाइज, यानी समझो, और नोब वो भी यही बोल रहा है कि भैया समझो कि तुम किस बात से परेशान हो, तुमको क्यों सफरिंग है। तो बेसिकली एम्पैथाइज ही तो कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद सेकंड में तुम एनालाइज कर रहे हो, जैसे उसके अंदर तुम समझ रहे हो कि रूट कॉज क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम का, तो एनालिसिस में भी तो तुम यही कर रहे हो। तुम समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तुम उसके सारा जो तुमने एक्सपीरियंस किया तुम वहां से एनालिसिस निकाल रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हो। तीसरे में तुम क्या कर रहे हो, सफरिंग को एंड कर रहे हो। और वैसे और डिजाइन थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी तो तुम सॉल्व भी कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम तुमको दी है। और लास्ट में तुम टेस्ट कर रहे हो, है ना। तो इसके अंदर भी तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना पाथ सेट कर रहे हो कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टेस्टिंग फेज के अंदर यू सेट योरसेल्फ अ पाथ सेइंग दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू एंड माय सफरिंग। ठीक है, तो यही क्या है आपका डिजाइन थिंकिंग और नोबल ट्रूथ्स में कनेक्शन है, तो ये सेम ही है आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो ये बोल रहा है, व्हाट डज द एम्पैथाइज फेज इन डिजाइन थिंकिंग इंटेल। तो जो एम्पैथाइज फेज है वो करता क्या है, इट एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम दैट योर कस्टमर इज फेसिंग एज इफ इट वर योर ओन। तो एम्फसाइज फेस क्या बोल रहा है कि एक्सपीरियंस करो प्रॉब्लम कि जो तुम्हारा कस्टमर फेस कर रहा है वो तुम्हारी जैसी ही है। बाय अ पेयर ऑफ शूज फॉर योर कस्टमर, नो। परफॉर्म अ डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस by sending out surveys to all the potential customers, no. Go to a journey with your investors, no. आप क्या करते हो एम्फसाइज में, आप एम्पथाइज में एक्सपीरियंस करते हो उस प्रॉब्लम को कि वो तुम वैसे आप समझते हो ना कि वो क्या फेस कर रहा है उसको तुम अपना मान के चलते हो। नेक्स्ट आपका ईआर वाला आया है, तो आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी। अब एक केस स्टडी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल मैं आपको छोटी सी बता रही हूँ। केस स्टडी किस पे है, स्कूल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के ऊपर है। क्लास उन्होंने 6 to 12 की ली हुई है, स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, पुणे के हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से सिर्फ प्रॉब्लम समझेंगे, हम सिर्फ एम्पथाइज करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ एम्पथाइज कर रहे हैं इस केस में। तो जैसे हम ये बोल रहे हैं कि मान लो 6 to 12 के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे जो इशू उन्होंने उठाया है वो इशू कौन सा है, डिजिटल लर्निंग और डिजिटल कंटेंट का है। कि बच्चे जो हैं, देखो आजकल हमारा डिजिटाइजेशन का जमाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज जो नोट्स वगैरह है सब अपना हम प्रेफर करते हैं कि हम लैपटॉप्स में लिख लें, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कूल्स में तो लैपटॉप्स अलाउड ही नहीं है, ना ही फोन अलाउड है। आपको क्या है, वहाँ पे स्कूल में तो आपको नोटबुक और पेन ही लेकर जाना है, हर टाइप की बुक लेकर जानी है ना। तो वो, और मान लो तुमने एक रजिस्टर बना रखा है तो डेली बेसिस पे कि कल मैम ने क्या लिखवाया था वो पलटना ढूंढना, और वो सारा जो मैनेजमेंट है वो कितना मुश्किल है। तो इस वाली केस स्टडी में आप यही पढ़ रहे हो कि बच्चे ये सारी प्रॉब्लम्स लिख जो है वो फील फेस कर रहे हैं। तो वन इज टू असेस डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल कंटेंट, हाउ इजीली दे आर accessible to e-learning and all other applications and tools जो कि उस ग्रुप को अवेलेबल है। तो यही हमारी एक प्रॉब्लम है कि क्या वो डिजिटल कंटेंट और डिजिटल लर्निंग को असेस कर भी पा रहे हैं जो हम बुक्स में इतना पढ़ाते हैं। जो आपका एक्चुअल नोट टेकिंग प्रोसेस है, कितना एफिशिएंटली स्टूडेंट नोट को लिख पा रहा है, कितना इजीली वो उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, ठीक है। या फिर या हम डिजिटल लाइब्रेरीज बोलते हैं, वीडियो लर्निंग बोलते हैं, तो क्या वो कर पा रहा है, कुछ यूज कर रहा है वो। सो बेसिकली हाउ वो कैसे इनपुट कर रहा है नोट्स का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर उसको फ्यूचर रेफरेंस करना है तो क्या वो उसको रेफर कर पा रहा है, या उसके नोट्स गायब हो रहे हैं, उसको मिल ही नहीं लग रही, पता नहीं कहाँ लिखे थे भूल गया, ये ऐसे वाला सीन हो रहा है। तो डिजाइन थिंकिंग यहाँ पे कुछ आपको ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर सकती है जो बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को हेल्प कर सके। तो उसने पहले यही बोला है कि जो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि राइटिंग होगी तो उसकी लर्निंग होगी। तो मोर जितनी ज्यादा राइटिंग होगी उससे उसकी मेमोरी इनहैंस होगी, कॉन्सेप्ट्स उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जितने ज्यादा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, तो उसकी लर्निंग जो है वो और लंबी भी होगी और उसको अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी। बुक्स कई बार बच्चे देखते हैं तो वो उससे खुद मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। जैसे मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, तो बच्चों का माइंडसेट चेंज होता है, उसका साइज देख के उनको लगता है नहीं भाई पढ़ना है। सो ऑल दीज फैक्टर्स जो है वो, अब देखो
ऊपर हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जब एक नॉर्मल नोटबुक पेन का हम यूज़ करते हैं, तो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम उनको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो वो लर्निंग करते हैं, ग्राफ्स या डायग्राम्स बनाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बुक्स बच्चे को खुद मोटिवेट कर रही हैं। तो यानी अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बच्चों को हेल्प करता है डिजिटल लर्निंग में, तो हमको ये करना होगा कि हम जो ये है नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स को पूरा नहीं हटाएँ। हम किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं वो हमने देखना है, हमने रिप्लेस नहीं करना है। तो ऑल दीज़ फैक्टर्स जो है वो पिच करता है एक प्रोडक्ट के अंदर, और हम करना क्या चाह रहे हैं इज़ नॉट टू हैव सो मेनी टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स हम नहीं रखेंगे, ठीक है? वेयर ईच स्टूडेंट कैन एक्चुअली मेंटेन ऑल देयर नोट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, ट्यूशन, होम, एग्जामिनेशन, ये सब, ठीक है? और वो अपना डिजिटल स्पेस भी रख पाएगा और वो एन्जॉय भी कर पाएगा इस प्रोसेस को। तो अभी यहाँ पे सिर्फ छोटी-सी केस स्टडी थी, जो अभी इसका हमारा क्वेश्चन इस पे है नहीं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो केस स्टडी आती है, वो ये वाली है। वो क्या बोलता है, हाउ कैन वी हेल्प इमरजेंसी रूम पेशेंट्स? देखो, एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है कि हम किसी और के एक्सपीरियंस को फ़ील करते हैं, जैसे वो हमारा खुद का हो। तो ऊपर वाला हम क्वेश्चन भी अभी क्या है ना, एम्पैथी क्या होता है? तो मैंने यही बोला था कि किसी और की प्रॉब्लम को जब हम अपना समझते हैं, तो वो एम्पैथी है। ठीक है? आइडियो आपकी एक डिजिटल थिंकिंग की फर्म है। फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। नाम क्या है? आइडियो है। और आइडियो ने अपने जो इनका वो होता है, आइडियो ने क्या किया है, एक डिजाइन थिंकिंग की फर्म है, और उसने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर 2 एग्जांपल्स पोस्ट करे थे। तो पहले वाला उसने ये बोला कि मान लो इमरजेंसी रूम होता है, उसके अंदर एक ट्रॉमा केयर होता है, जहाँ पे क्या होता है, एम्बुलेंस आती है, जिन भी पर्सन को व्हील चेयर चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए या इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, इमरजेंसी रूम में डाल देते हैं। सो हाउ कैन वी हेल्प दीज गाइज हु आर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस? तो डिजाइन थिंकर्स ने बोला कि क्या हम ऐसे लोग के लिए जो ट्रॉमा केयर में है या इमरजेंसी रूम में जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं? तो फर्स्ट वे क्या रहेगा? अब सॉल्यूशन बनाते हुए डिजाइन थिंकर तो सॉल्यूशन देते हैं। तो पहला तरीका तो क्या होगा, उन लोगों के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, फाइंड आउट करो कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनको लिख लो, ठीक है? लेकिन वो बोला कि नहीं, दूसरा तरीका करते हैं। दूसरे तरीके के अंदर क्या था, आइडियो की टीम ने बोला कि हम खुद जाएंगे, हमारी टीम में से एक पर्सन जाएगा, और वो अपने जो हेड होता है, टेम्पल होता है उनके हेड का, वो वहां पे स्ट्रैप, वीडियो कैमरा स्ट्रैप करेगा, ठीक है, नेक्स्ट टू देयर टेम्पल, और रिकॉर्ड करेगा होल थिंग, जैसे कि वो खुद पेशेंट हो। सो व्हाट दिस पर्सन डिड वाज, वो उसने हॉस्पिटल की टीम को सारा बता दिया था कि तुमको ऐसे प्रिटेंड करना है और सारी रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले एम्बुलेंस में उसको बिठाया गया, उसको फिर एम्बुलेंस से वहां पे लाया गया, व्हील चेयर पे बिठाया गया, वहां से उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया, स्ट्रेचर की हेल्प से उसको ट्रांसफर किया गया, बेड के ऊपर आया, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने बिल्कुल वैसे ही केयर की जैसे वो पेशेंट की करते हैं। तो सारा टाइम जो था ये प्रिटेंशन चल रहा था, और सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब इंटरेस्टिंगली जब बाद में ये सारा सीन हो गया और वीडियो देखी गई कि वीडियो ने रिकॉर्डिंग क्या करी है, तो वहाँ से उनको ये पता चला कि रूफ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा दिख रही है पेशेंट को। पेशेंट को और कुछ नहीं दिख रहा, चाहे उसका ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है? चाहे वो मेडिकेशन पे हो, चाहे उसको इंजेक्शन लग रहा हो, यानी पेशेंट के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, उसको सिर्फ़ क्या चीज़ दिखती है, रूफ दिखती है। यानी जब वो इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को फेस कर रहा होता है, अपने उसके साथ इतना कुछ हो रहा होता है, लेकिन दिख उसको सिर्फ छत रही होती है। तो ये एक की इनसाइट बनी थी। तो हाउ कैन वी मेक इट बेटर व्हेन ऑल दे आर सीइंग इज़ रूफ? तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई पर्सन आता है, तो उसके लिए हम कैसे ईज़ी कर सकते हैं, जब उसको सिर्फ रूफ दिख रही है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है, और आप किसी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन को देख सकते हो, ताकि आप उसका जो पूरा एक्सपीरियंस है ये ट्रॉमा वाला, उसको आप थोड़ा-सा बेटर बना सको। तो ये एक केस स्टडी थी जो आइडिया वालों ने की थी। अभी ये दूसरी भी करी है। बट अभी हम पहले क्वेश्चन करेंगे। तो तो इन देयर एफर्ट टू एम्पैथाइज विद ईआर पेशेंट्स, आइडियो टीम ने क्या किया, वो ईआर पेशेंट्स के साथ यानी इमरजेंसी रूम वाले पेशेंट्स के साथ क्या करना चाहते थे, एम्पैथाइज करना चाहते थे, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहते थे। तो उन्होंने अटैच किया था वीडियो कैमरा और प्रिटेंड किया था वन ऑफ द पेशेंट, इंटरव्यू किया था, डॉक्यूमेंट किया था अपना एक्सीडेंट, या फिर हॉस्पिटल में लोगों को मना कर दिया था कि अटेंड नहीं करो।
तो पहला क्वेश्चन है ना, पहला पॉइंट है ना, उन्होंने वीडियो कैमरा अटैच कर लिया था। उसके बाद व्हाट की इनसाइट डिड आइडियो टीम गेन व्हेन प्रिटेंडिंग टू बी पेशेंट्स इन द इमरजेंसी रूम। तो उन्होंने क्या इनसाइट गेन किया था? तो उन्होंने ये देखा था ना, पेशेंट्स मोस्टली सॉ द रूफ ऑफ हॉस्पिटल, पेशेंट्स वर प्रोवाइडेड एक्सेसिव मेडिकेशन, दे वर ट्रीटेड बैडली एंड दे वर अनकॉन्शियस द होल टाइम। तो हमने क्या देखा कि उसको सिर्फ रूफ दिखती थी जो पेशेंट था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ये क्वेश्चन 10th कर लो, आपको आराम से दिख जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन कार्मिक डिजाइन थिंकिंग? तो देखो, एम्पैथाइज फेज के बाद जो आपका डिजाइन थिंकिंग है, इसको कार्मिक डिजाइन थिंकिंग भी बोलते हैं। तो एम्पैथाइज के बाद दूसरा स्टेज कौन सा आता है? एनालाइज आता है। तो एनालाइज ऑप्शन हो गया। अभी जो ये वाला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट केस स्टडी के बाद होगा, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये भी आइडियो वालों की ही एक और दूसरी केस स्टडी थी जो उन्होंने करी थी। ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो जो हेल्पिंग सीनियर सिटीजन इन डेली लाइफ, तो हमारी जो ये केस स्टडी है, ये किसके ऊपर है कि आप जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कैसे हेल्प करोगे डेली लाइफ में। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन डिजाइन थिंकिंग भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो आइडियो की जो टीम थी, उन्होंने एक 60s में होगी कोई लेडी, उनको बोला कि मैम क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? हम डिजाइन थिंकिंग टीम है और चाहते हैं हम आपकी लाइफ बेटर कर सके। तो जो फर्स्ट जो लेडी थी, इसने इनिशियली बोला कि मेरी लाइफ तो बहुत परफेक्ट चल रही है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो आई डू नॉट रियली हैव एनीथिंग जिससे तुम मेरी हेल्प कर सको। तो लेकिन जो डिजाइन थिंकर्स थे, वो इससे जो है कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने बोला कि मैम ऐसा पॉसिबल है कि हम आपके घर आ जाए और ऑब्जर्व कर सकें आपको? तो उस लेडी ने बोला यस, कोई इश्यू नहीं है, हम बग्स की तरह रहेंगे वॉल के ऊपर, मतलब हम आपके घर में बैठेंगे पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपकी बस जो पूरी डेली रूटीन है वो ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो वो वहां पे कहती है ठीक है। शी सैट, so she goes on with her life, whatever she did during the day, and at point came वो जहाँ पे अपनी मेडिकेशन लेने लगी। तो अपना नॉर्मल पूरा दिन रूटीन उसने फॉलो करा और लास्ट में उसने क्या किया? अपनी मेडिकेशन ली। अब उस लेडी को एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो अर्थराइटिक पेशेंट थी, मतलब उसकी जो फिंगर्स थी ना, वो क्रूकेड थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी फिंगर्स। ठीक है। और यानी वो ऑब्जेक्ट्स को जो होल्ड था ना, वो प्रॉपरली नहीं कर सकती थी, उसको ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो ये उसकी मेडिकल हेल्थ कंडीशन थी। अब मान लो उसको कोई बॉटल ओपन करनी है, तो वो इजीली ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथों की जो उंगलियां है वो टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि उसके पास जो बॉटल थी ना मेडिसिन की, वो क्या थी? चाइल्ड प्रूफ थी। चाइल्ड प्रूफ क्या होता है? कुछ कंट्रीज में ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जो नॉर्मल रोटेटिंग से नहीं खुलती। जैसे हम क्या करते हैं, ढक्कन को गोल गोल घुमा देते हैं और वो ओपन हो जाता है। लेकिन चाइल्ड प्रूफ वाली ऐसे नहीं वर्क करती। उसकी वर्किंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू प्रेस ऑन टॉप ऑफ इट। आपको उसके ऊपर वाले ढक्कन को प्रेस करना है और फिर आपको उसको रोटेट करके खोलना है। ठीक है। तो ये वाली उसकी जो थी प्रॉब्लम थी, यहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही थी। और आप ये लगा लो कि शायद उस लेडी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो इस चीज से परेशान है। तो थोड़ी सी स्किल लगती है। assumption इज दैट चिल्ड्रन जो है वो, अब ऐसा क्यों बना रखा है चाइल्ड लॉक? एज्यूम करते हैं कि बच्चे फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली विद हर कंडीशन शी कुड नॉट डू दैट। ठीक है। तो प्रेसिंग ऑन इट, तो वो क्या करती थी? वो हैक्सॉ लेती थी और कट करती थी बॉटल को, ताकि वो उसको ओपन कर सके और अपनी मेडिसिन निकाल सके। तो टीम ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है? इस लेडी से मेडिसिन भी नहीं खुल रही है, उसको हैक्सॉ लेके उसको ऊपर से तोड़ना पड़ता है और फिर वो उसको खाती है। ठीक है। तो सो दे टुक दैट अपॉन देमसेल्फ टू सॉल्व इट एंड हेल्प द लेडी। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हम इससे कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जिससे वो उसके लिए इजी हो पाएगा। तो दिस वाज द केस, ये भी पब्लिश किया था आइडियो ने। ठीक है। और ये जो उन्होंने किया था ना, एम्पैथी थ्रू ऑब्जर्वेशन किया था।
तो वन वॉज टू गो थ्रू योर सेल्फ, सेकेंड वॉज थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो आइडियो का केस था उसमें वो खुद रिकॉर्ड, खुद पेशेंट बन गए थे, और दूसरे वाले में वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो सो स्टार्ट ऑफ with what is this whole empathy involves is to really find out and understand what is that people are really going through, and this requires empathy. एक मिनट में आई। ओके, ठीक है। तो ये वो केस था कि या तो आप एम्पैथी के लिए खुद भी उस चीज को ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हो। सो टू पुट ऑफ विद व्हाट इज दिस होल एम्पैथी इन्वॉल्व्स इज टू रियली फाइंड आउट, अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट पीपल आर रियली गोइंग थ्रू, एंड दिस रिक्वायर्स एम्पैथी। तो एम्पैथी फाइनली कुछ भी नहीं है, आपको बस ये समझना है कि लोग किस प्रॉब्लम से जो है फेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अगर हम अब अपने इस क्वेश्चन को देखें, तो हाउ डज एम्पैथी थ्रू ऑब्जर्वेशन बेनिफिट डिजाइन थिंकर्स? Assist old adults with taking medicine? नहीं. Identify diseases in older adults? No. Create child-proof medicine? No. Identify inherent problems people are facing, even if they are not completely aware? Yes. तो अगर आप ऑब्जर्वेशन थ्रू डिजाइन थिंकर्स करते हैं, तो इससे आपका होता है क्या है, आप वो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं शायद उनको ना पता हो, बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको पता लग सकता है। उस पर्सन को ना पता हो कि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बट आपको पता लग जाएगा कि वो फेस कर रहा है, और आप उसके लिए कुछ डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले ये सॉल्यूशन करके सबमिट करवा देती हूँ असाइनमेंट, और लास्ट के 2-3 टॉपिक्स है फिर उसके बाद बता देती हूँ। सबसे पहला यही था, ह्यूमन सेंट्रिक होता है। इसकी ये 4 वो हैं, क्रिएटिविटी, और ये एम्पैथेसिस की डेफिनेशन, और ठीक है, आप आंसर्स देख सकते हो, यही है। तो मैं सबमिट आंसर कर रही हूँ। फाइन। अब मैं आपको वो समझाने के बाद जो नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है, मैं आपको वो भी करवाने वाली हूँ। तो मैंने वो ओपन कर लिया, उसके 5 ही क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, एंड वंस दिस इज डन, इसके 21 है ना, हाँ 3 ही पेज बचे हैं, उसके बाद वो भी खत्म करवा देती हूँ। कस्टमर जर्नी में आपका एक क्वेश्चन आता है, अब आएगा कि भैया, अब देखो समझ की बात है, अभी तक हमने जो है ना केस स्टडीज पढ़ी है, पर मैंने आपको किसी का भी सॉल्यूशन नहीं बताया। तो सॉल्यूशन के लिए जो हमारा तरीका यूज होता है ना, वो होता है कस्टमर जर्नी मैप। कस्टमर जर्नी मैप के अंदर हम करते क्या है, हम ना स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं, और वो स्टिकी नोट्स करता क्या है, वो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो पहले थी, जो ड्यूरिंग थी, और जो आफ्टर थी, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को देखता है। उसके साथ वो उनकी इमोजीज बनाता है कि पर्सन खुश है या नहीं है, और जिस जिस टाइम पे वो पर्सन उदास होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को देख लेता है। और जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर उनमें से वो सब पे या किसी एक पे जिस पे उसे वर्क करना है, वो उस पे वर्क करता है। ठीक है, तो जब भी आप कस्टमर जर्नी मैप बनाओगे, तो जिस पर्सन के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, आप उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखोगे प्रायर की। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लेडी की बात कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में क्या करती है, जॉब के लिए जाती है, और हेलमेट अपना वेयर करती है। ठीक है, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, और किस किस प्रॉब्लम पे वर्क किया जा सकता है, तो हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हम मिसेस अवनी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा नेम लिखना है। उसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है, वो कहाँ को बिलोंग करती है, दिल्ली। उसका रोल क्या है, वो एक मॉम है, और वो करती क्या है, वो राइड करती है टू वर्क, यानी वो मॉम भी है और वो जॉब भी करती है। तो उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको सबसे पहले रखना है। उसके बाद हम उसके 3 क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी डेली रूटीन के। अब पहला है बिफोर। ठीक है, तो सबसे पहले वो पहले क्या करती है, मॉम एंड डैड जो है वो अपने किड्स का लंच पैक करते हैं, और अपना भी, उसमें वो खुश है। उसके बाद मॉम जो है किड्स को रेडी करती है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। और उसके बाद मॉम जो है वो अपना स्कार्फ जो है वो वेयर करती है, और हेलमेट वेयर करती है, जिसमें वो सैड है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब वो अपनी एक्टिवा चला रही है, उस टाइम पे वो अपनी व्हीकल को बाहर निकालती है गैराज से, कोई इमोशन नहीं है। अब वो ट्रैफिक में क्या कर रही है, एक्सपोज हो रही है सनलाइट को, तो वो दुखी है। एंड मॉम जो है फिर सेवरल प्लेसेस पे रुकती भी है, अपने हेयर्स को, अपने कॉस्ट्यूम को थोड़ा सा सेट करती है, यहाँ पर भी वो दुखी है। एक बार जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाती है, तो उसके बाद वो क्या करती है, अपनी बाइक को पार्क करती है पार्किंग स्पॉट में। अब क्योंकि बाइक काफी हैवी हो सकती है, तो अगेन शी इज सैड। उसके बाद वो
मॉम टेक्स ऑफ हर हेलमेट एंड स्कार्फ, इसमें कोई इमोशन नहीं है, एंड मॉम वॉक्स टू वर्क गेट, और जो गेट है वो वहां पे चली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी सैड फेसेस थे, जैसे यहाँ पे उसको स्कार्फ पहनना पड़ रहा था, यहाँ पे उसको डस्ट में ट्रैवल करना था, अपने कपड़े भी अरेंज करने थे, और बाइक को पार्क करना था, तो वो सारी हमने प्रॉब्लम्स उसकी इकट्ठी कर ली, तो हम सारी सैड फेसेस ले सकते हैं, ताकि हमको प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट्स है वो पता चल सके। अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से जो हमको लगती है कि थोड़ी लॉजिकल है, अगर हमको लगता है सारी ही प्रॉब्लमैटिक है, तो सबके ऊपर हम क्या है अपने आगे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो कस्टमर जर्नी मैप वो है जो आपको एक्चुअल में एम्पैथाइज करने में हेल्प करेगा, और आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो लोकेट करने में हेल्प करेगा। और ये जो आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ये स्टिकी नोट्स की हेल्प से करते हो। यहाँ पे हमने 3 3 का एग्जाम्पल लिया है, आप कितने भी उनके ड्यूरिंग, आफ्टर और बिफोर में और भी इंफॉर्मेशन उनकी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इस असाइनमेंट 1 पे, जो कि नॉन ग्रेडेड थी। द करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या है, एम्पथाइज, सॉल्व, नहीं, एम्पथाइज, एनालाइज, सॉल्व एंड टेस्ट। ठीक है, द टेस्ट फेज डज नॉट डील्स विद, टेस्ट फेज किसके साथ डील नहीं करता। एन इटरेटिव प्रोसेस विद मेनी कस्टमर्स विल हेल्प यू फिगर आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्सेप्ट। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बन चुका है, अब हम देख रहे हैं कि वो वैसा बना है। ठीक है, prototype a concept and check if it stands the test of the market, validate the assumptions from previous stages, get in the shoes of customers and understand the situation from their perspective. Yeah, an iterate process with many customers will help you figure out the strength of the concept. तो इसको समझो, टेस्ट फेज डज नॉट डील लिखा है, हाँ डज नॉट है ना, डज नॉट डील विद, तो वो ये नहीं करता, क्योंकि ये आपका एम्पैथी का फेज है। हम टेस्टिंग फेज में ये नहीं समझते कि दूसरे को क्या चाहिए, वो तो हमने एम्पैथी में ही समझ लिया था। टेस्टिंग में क्योंकि हम ये भी करते हैं, हम इटरेशन भी करेंगे और वैलिडेट भी करेंगे, और प्रोटोटाइप को जो है उसको हम चेक भी करेंगे। नेक्स्ट है, विच पॉलिश एस्ट्रोनॉमर डिड द प्रोफेसर यूज टू कन्वे द पॉइंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी ऑफ डिजाइन थिंकिंग। तो कौन सा पॉलिश एस्ट्रोनॉमर था, तो आपको मैंने बता दिया था, निकोलस कॉपरनिकस था, जिसने ह्यूमन सेंट्रिसिटी का पॉइंट दिखाया था। द एनालाइज फेज क्या है, वो किससे डील नहीं करता। एनालिसिस क्या कर रहा है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, टू बी एबल टू माइंड द अनसेड और लेटेंट नीड्स ऑफ कस्टमर, look at the conflicts between the customer, prototype a concept and check if it stands in the time, using tools of reasoning get to the root cause। तो ये तो वो करता है, रीजनिंग करता है, लेटेंट प्रॉब्लम्स को भी हम एनालाइज करते हैं, हम चेक नहीं करते, प्रोटोटाइप क्रिएट नहीं करते हम एनालिसिस में, वो तो हमारा सॉल्विंग हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका द रीजन प्रोफेसर जो आर्नल्ड था, उसने एक्टर्स 4 को लिया था। इट हैज अर्थ लाइक कंडीशंस, such things lead to better imagination, he wanted his students to imagine customers, it is a sci-fi book। नहीं, वो ये चाहता था कि उसके बच्चे जो है बेटर इमेजिन करें। ठीक है, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन की स्किल बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो ये भी हमने, ओके, बाकी सारे तो ठीक थे, ये वाला तो मैंने किस पे कर दिया, ओके सॉरी, his students to imagine customers and users अनलाइक देमसेल्फ। चलो ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, वो चाहता था कि उसके स्टूडेंट्स इमेजिन करें कस्टमर्स को, एंड यूजर्स अनलाइक देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये आपका डियर क्या है, ये आपका अनग्रेडेड असाइनमेंट था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एंड आप काइंडली अपना जो ये है, इसको वीक 1 के असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपकी जो डेट है वो परसों की है। आई एम ऑलरेडी लेट posting the video, and if you like my video then kindly subscribe my channel. Thank you, bye bye।